तो इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2016 को, कब हुआ था? 23 फरवरी 2016 को। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ ना। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। देखना, इसका पहला क्वेश्चन क्या आया था कि उस बाइक की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए जो दूरी तय करेगा ना। अब इसमें दे क्या रखा है वो देखना। सेकंड मतलब समय दे रखा है, ये तो क्या है? समय है। और मीटर की दूरी तय करेगा मतलब ये क्या है? दूरी है। और ज्ञात क्या करनी है? गति करनी है। तो इसमें क्या लग जाएगा सूत्र? चाल बराबर दूरी बटा समय का। दूरी यहाँ पर लिख दी, दूरी बटे समय, समय लिख दिया नीचे। जैसे ही 10-2 है ना, 10-2 ऊपर जाते ही हो जाएगा 10+2 है ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 और 2 जुड़ के हो जाएगा कितना? 6। क्योंकि आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, इसलिए 4 × 10⁶ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, इसके गुणनखंड करने थे। इसमें 1156 के गुणनखंड कीजिए। 1156 के अभाज्य गुणनखंड करना है इसे। पहले 2 का डिवाइड किया, फिर 2 का किया और फिर 17 का गया। 17 कितनी बार? 17 बार। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 17 × 17 × 2 × 2, मतलब 17 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। किस में है? ये रहा, 2 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, कमल 24 दिन में 6 फीट ऊंची दीवार बनाता है। कितनी फीट ऊंची कमल बनाता है? कमल बनाता है 6 फीट ऊंची। और करण उसी दीवार को 22 दिनों में बना सकता है। वे दोनों साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, है ना। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि AB/A+B। ठीक है। ए कितने दिन में बना रहा है? 24 दिन में। ठीक है। तो 24 × 22/24 + 22। तो ये इसके बाद 24 और 22 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46 नीचे और ऊपर हो जाएगा 24 × 22। इसको काटेंगे ना, तो काटने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 264/23 दिन। कितना? 264/23 दिन। 2 से कटेगा तो 264/23 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाओं के माप। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप दे रखे हैं 7, 8, 9 सेंटीमीटर। एक समरूप त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि सबसे छोटी भुजा कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको कैसे करना है वो देखना। इसमें भुजाओं की माप दे रखी थी 7, 8 और 9। मतलब ये जो दे रखा है ना, ये उस भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये समझ लेना है ना। तो 7 सबसे छोटी भुजा दे रखी है तुम्हें कितनी? 35। और सबसे बड़ा अनुपात पूछा है कितना? 9। अगर 35 7 अनुपात है तो 9 अनुपात कितना होगा? ऐसे ही निकालेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो 5 बार कट जाएगा और 9 पंचे कितने हो जाएंगे? 45। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। तो समरूप त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कितनी होगी? 45 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि एक उत्पादक की कीमत कितनी बढ़ा दी जाए? 33.33% बढ़ा दी जाए तो उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उत्पादन व्यय समान रहे? स्टार लगाना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसमें क्या होगा, इसको ना क्या करना है तुम्हें, इसको पहले तो 100/3 करना है, इसको 100 के रूप में दर्शाना है। ठीक है। दर्शाने के बाद ये देखना, इसकी एक ट्रिक भी है। अगर कमी यहाँ पर बढ़ रही है ना, वैल्यू इससे बढ़ा दी है ना इसने, तो इस 3 को भी तुम बढ़ा देना। 3 को बढ़ाने का मतलब 100 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का बढ़ के कितना हो जाएगा? 4। एक बढ़ाना है हमेशा। अगर यहाँ पर बढ़ाने की बात करिए तो बढ़ा देना, अगर यहाँ पर कमी की जाए ना तो कम कर देना 100/2। लेकिन यहाँ पर बढ़ाने की बात की है ना, तो 3 से बढ़कर कितना कर दिया? 4। और 100/4 का मतलब कितना होता है? 25%। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 25%। ऑप्शन नंबर डी। इसको बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो ऐसे हो रहा है ये। ठीक है। ऐसे करना या वैसे कर लेना। आया समझ में? इसके बाद छठा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है तुम्हें? गुणनखंड करने हैं इसके। एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² + 7x + 12।
इसके टुकड़े करेंगे ना सबसे पहले तो 4x और 3x में टूट जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, कॉमन आने के बाद यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा x+4 और x+3, या तो x+4 होगा या x+3 होगा। यहाँ से 4 इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 और -3, तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे -4 और -3 आ जाएंगे। 7वां क्वेश्चन, इसमें इन सबको प्लस करना है, बेसिक तरीके से सोल्व करना और प्लस कर देना, ठीक है। इसको प्लस करते जाना है ऐसे, ठीक है। प्लस करने के बाद तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो क्या आ रहा है 250.178। इसके बाद 8वां प्रश्न, एक वस्तु 5,525 रुपये में खरीदी गई थी तथा 5,000 रुपये में बेची गई, मतलब ज़्यादा में खरीद कर कम में बेची गई है ना, तो इस जगह तो हानि हो रही होगी उसकी, सबसे कंफर्म बात है ना। अब कितने रुपए की हानि हो रही है 525 रुपये की, है ना। 525 रुपये तो कम हुए ना, तो 525 कितने प्रतिशत है वो निकाल लेंगे। 525 5,525 का कितने प्रतिशत है वो निकाल लेंगे। ये हानि हुई थी ना, हानि तो कुल पर निकलती है ना, तो वो निकालेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 9.5%। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 9.5%। नवा क्वेश्चन, एक बस 800 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर रही है। कितने घंटे में तय कर रही है 10 घंटे में, मतलब उसकी गति क्या आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार वह दूरी 8 घंटे में पूरा करेगी। 8 घंटे में कितना पूरा करेगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 घंटे में पूरा कर लेती है ऐसा भी लिखा है ना। बस की गति और कार की गति का अनुपात ज्ञात करना है। एक जगह तो बस गति कर रही है 800 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, और एक कार दूरी तय कर रही है 8 घंटे में, मतलब 800 किलोमीटर तो ये 10 घंटे में कर रही है ना। बस कर रही है 10 घंटे में और कार कर रही है 8 घंटे में उसी 800 किलोमीटर को, है ना। तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात आ जाएगा 80:100 का अनुपात। कितना 80:100। जब इनको काटेंगे तो ये कट जाएंगे 4:5 बार। कितनी बार 4:5, तो 4:5 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस सिलेंडर को पिघलाकर समान आकार के 5 गोले बनाए जाते हैं। 5 गोले बना रहे हैं ना। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आयतन को बराबर करना, आयतन तो वही रहेगा ना उसका, है ना। आयतन वही रहेगा तो आयतन दोनों का बराबर कर देंगे, सिलेंडर का आयतन और गोलों का आयतन, 5 गोलों का आयतन बराबर होगा। तो इधर सिलेंडर का आयतन लिख देंगे πr² h, है ना, यही होता है πr² h, और इधर 4/3 πr³, ये सूत्र होता है आयतन का। इधर सिलेंडर का आयतन का सूत्र, इधर गोले के आयतन का सूत्र रख देना है। रखने के बाद इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आर का मान आ जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या याद करनी थी तो गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न समझना, निजी स्कूलों में अंग्रेजी के मानक सरकारी स्कूलों की तुलना में बेहतर है, निम्न में से कौन से कथन निष्कर्ष कथन के तर्क संगत है। जो कथन कह रहा है उसके तर्क संगत पूछा है ना। अंग्रेजी केवल निजी विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। सरकार को अपने द्वारा चलाए गए विद्यालय में अंग्रेजी प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यही तो तर्क संगत है ना इसके, है ना। तभी तो वो सही होंगे ना। निजी विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के अंग्रेजी बेहतर तरीके से सिखाने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही उसके तर्क संगत है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद वाले प्रश्नों में 12 से 14 तक के लिए एक टेबल दी है यहाँ पर, ठीक है। टेबल दे रखी है, इसे देखना। अब क्या पूछा है इस टेबल में से कि उपरोक्त दी गई सारणी के डेटा का उपयोग करके निम्नलिखित की गणना कीजिए, है ना। गणना करनी है कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में प्रतिशत की वृद्धि कितनी है। 2001 से लेकर 2011 में जितनी जनसंख्या बढ़ी है ना, उनके बढ़ने का प्रतिशत कितना है वो पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे, 2001 की अंत में कुल जनसंख्या पूछ लेंगे, कुल जनसंख्या देख लेंगे 2001 ये रहा, और 2011 इन दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इनका रेशो निकालेंगे, है ना। ये टोटल किया, यहाँ भी टोटल किया, है ना। 64,420 और 70,000
17,861। तो इनका जो अंतर निकालेंगे, अंतर कैसे निकालेंगे? 17,861 में से माइनस करेंगे 64,420, उसको परसेंट में चेंज करेंगे किसके प्रतिशत में? 64,420 के प्रतिशत में। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो तुम्हारा परसेंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, कितना परसेंट? 9.99, लगभग 10% मान लेंगे इसको। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1991 से 2001 की अवधि के लिए पुरुषों की आबादी का प्रतिशत कुल जनसंख्या में कितना है? कुल जनसंख्या में पूछा है ना, तो इसकी कुल जनसंख्या निकाल लेंगे। ठीक है, कुल जनसंख्या आ जाएगी 64,420, अभी निकली ऊपर कुल जनसंख्या। इसके बाद पुरुषों की आबादी, पुरुषों की आबादी पूछिए ना, तो पुरुषों की आबादी कितनी है? 33,674। तो इसका इसके साथ प्रतिशत कितना है, उसके लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और यहाँ से परसेंट निकालने की कितनी? 52.27%। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस दशक के लिए पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? अंतर निकालने के लिए तुम्हें माइनस करना ही होगा। तो इन सब की जो पॉपुलेशन है ना, महिलाओं और पुरुष की, उन सबको माइनस करना और सबके बीच अधिकतम अंतर किस में है वो देखना। सबसे ज़्यादा किस में है? 3,221 वर्ष 2001 से 11 के बीच में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछा वो देखना। किसी भाषा में किसे FRAMES को IUDPHV लिखा जाता है, तो फोटोज़ को इसी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? अब देखना, इससे पहले तो ये कैसे बना वो देखना है। कैसे बना ये वो देखना। इससे ये क्या हुआ? +3 करके बना। F के +3 किया तो I बन गया। F का कितना होता है? 6 होता है और I 9 होता है ना। तो 6 में 9 जोड़े, 3 जोड़े तभी तो 9 हुआ ना। मतलब यहाँ से 3 जोड़ने पर ये बन रहा है, फिर R में 3 जोड़ने पर U बन रहा है, फिर A में 3 जोड़ने पर D बन रहा है। इसी प्रकार 3 जोड़ने पर बन रहा है ना इधर वाला। तो इस वाले में भी, फोटोज़ में भी क्या करना? 3 जोड़ देना। P में 3 जोड़ेंगे तो S हो जाएगा, H में 3 जोड़ेंगे तो K हो जाएगा। तो ऐसे 3 जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में राजीव 7 घंटे में एक पलंग बना सकता है। कितने घंटे में? 7 घंटे में। और रघुवीर कितने घंटे में बना रहा है? 13 घंटे में। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो उस पलंग को बनाने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा उसमें? तो ये लगेगा 91/20। इसको कैसे करते हैं? एक तरीका और होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा कितना? 91। जब इनका 7 का डिवाइड करना है पहले तो 91 में, तो कितने बार? 13 बार यहाँ लिखना है। 13 का डिवाइड करना है इसमें तो कितनी बार? 7 बार यहाँ लिखना है। अब टोटल पूछा है ना, तो इन दोनों का टोटल करना कितना? 20 हो गया और उस 20 का डिवाइड कर देना इसमें। तो यही आंसर हो जाएगा कितना? 91/20। ठीक है, इसके बाद 17वां क्वेश्चन। 20 में से 17 अंक प्राप्त किए, इसका प्रतिशत। जब अंक दिए जाते थे ना स्कूल में तो ऐसे ही दिए थे, 17/20 ऐसे ही देते थे ना। इसका प्रतिशत निकालना है तो इसको गुणा कर देना है 100 से, सिंपल है। जब इसको हल करेंगे तो कितनी बार? 85%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 85%। अगला प्रश्न क्या पूछा था कि एक वैन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी दूरी तय कर रही है? 25 किलोमीटर की। तथा फिर 25 किलोमीटर की गति से पुनः 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए वैन की औसत गति ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना सोल्व करने का तरीका कैसे सोल्व किया है। तो औसत गति कैसे निकालेंगे वो देखना। इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ये होता है दूरी बटे समय में क्या लिखेंगे? दूरी तो टोटल कर देंगे, 25 + 80, इतने किलोमीटर की दूरी तय करी और समय कितना ले रही है वो, इस चाल के बटे में, दूरी के बटे में क्या करती है? इसकी चाल। ठीक है, और दोनों का योग किया तो ये कट रहे हैं, 5 से काटने के बाद ये बच जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 20 आया। 20 आने के बाद एलसीएम लेने के बाद जोड़ा इनको तो 25 + 64 आएगा। इन दोनों को प्लस किया और 20 कहाँ चल गया? ऊपर की साइड पर। 20 ऊपर जाने के बाद जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना? 23.6। तो इनकी औसत गति कितनी है? 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा।
19वां क्वेश्चन, एक्स एवं वाई साथ मिलकर 10 दिनों में एक काम करते हैं, एक कमरा बनाते हैं। एक्स प्लस वाई करते हैं ना, तो कितने दिनों में बनाते हैं? 10 दिनों में। यदि एक्स अकेला उस कमरे को 12 दिन में बनाता है, जो एक्स है ना वो अकेला उसे 12 दिन में बना रहा है, तो वाई को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो वो देखना, इसकी भी एक ट्रिक होती है। जैसे एक्स प्लस वाई तो निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और अकेला एक्स उसे कर रहा है 12 दिन में। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आने के बाद जब 10 का डिवाइड किया इसमें तो कितनी बार? 6 बार। 12 का डिवाइड किया तो कितनी बार? 5 बार। अब ये पूछा है ना कि कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर क्या था? एक्स प्लस वाई। अगर एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या था? एक्स। एक्स प्लस वाई में से अगर एक्स का काम माइनस कर दें, इस एक्स का काम माइनस कर दें इसमें से, तो किसका बच जाएगा? वाई का बच जाएगा ना, वाई का बच जाएगा। तो तो एक्स प्लस वाई कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अगर इसमें से 5 दिन माइनस कर दें तो इसका आ जाएगा 5 दिन का मतलब 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1। अब इस 1 का डिवाइड किस में करना है तुम्हें? इस टोटल वर्क में। 60/1, 60/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाली ट्रिक अगर आपको जाननी है ना दोस्तों, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर, वर्क, काम और वर्क के ऊपर, है ना। वो वीडियो आप देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसे देख सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक है। जितने भी क्वेश्चन है ना टाइम वर्क के हुए या नल टंकी पाइप वाले क्वेश्चन हुए, सारे क्वेश्चन उस ट्रिक के ऊपर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है? इनका महत्तम समाप्त वर्तक। क्या पूछा है? मस। मस ज्ञात करना है ना, तो ध्यान रखना, जब भिन्नों का मस लेता है ना तो ऊपर वाली का मस लेना है और नीचे वाली का लस। जो पूछा है ना उसका वो लेना है कहाँ पर? ऊपर। अगर यहाँ पर एलसीएम पूछते हैं तो ऊपर वाले का क्या लेते? एलसीएम। लेकिन यहाँ पर मस पूछा है तो ऊपर वाले का क्या लेंगे? मस। जब इन सब का मस लेंगे ना, 2, 8 और 64, तो इनका मस आएगा कितना? 2। और नीचे वाले का क्या लेना है? फिर लस लेना है, और इनका लस लिया तो कितना आएगा? 81। तो 2/81 इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21वां क्वेश्चन, 4 व्यक्ति एक कार्यालय में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चारों ओर बैठे हैं मेज के, है ना। प्रभात रानी के दाहिने ओर और रमेश रोहित के बाईं ओर बैठा है ना। जब इसे पढ़ के हल करेंगे ना, प्रभात रानी के दाहिने ओर, प्रभात जो है ना वो रानी के दाहिने ओर, यहाँ से दाहिने ओर प्रभात बैठा है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा? और रमेश रोहित के बाईं ओर बैठा है। रमेश जो है ना वो रोहित के कहाँ बैठा है? बाईं ओर। इसके किसके? बाईं ओर। तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के सम्मुख बैठा है? तो सम्मुख कौन सा है? रमेश और रानी वाला। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, जो संबंध घोड़े का अस्तबल से है। घोड़े का जो अस्तबल से है ना, मतलब घोड़ा कहाँ पर बांधते हैं? अस्तबल में बांधते हैं। बांधने का मतलब घोड़ा कहाँ पर रहता है? उसमें अस्तबल में, है ना। ऐसे ही किसका हैंगर से है? हैंगर, हैंगर में किसको रखते हैं? हैंगर में किसको रखते हैं? तो हैंगर में वायुयान को रखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुयान। अब इसमें क्या हुआ वो देखना, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन। पी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। जहाँ पर पी लिखा हुआ है वहाँ क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्यू का अर्थ क्या है? प्लस। तो इस क्यू की जगह क्या है? प्लस। आर का अर्थ क्या है? प्लस। तो यहाँ पर भी क्या है? प्लस। नहीं, यहाँ पर डिवाइड है। क्यू का अर्थ क्या है? डिवाइड। और एस का अर्थ क्या है? माइनस। तो एस की जगह क्या है? माइनस। इसे करने के बाद इसे सोल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 19। इसको हल करना है ना। इसके बाद क्या पूछा कि सही जोड़े का चुनाव करके जो दिए गए जोड़े में दिखाए गए संबंध में समान ही संबंध दर्शाए, वो क्या है? सजा क्या है? एक प्रकार से दंड है, ठीक है। मतलब ये इसका अर्थ है। तो मना करना क्या है? रद्द करना। ये भी इसका अर्थ है, तो यहाँ पर इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? इसके जैसा ही संबंध किसमें? मना करना और रद्द करना, ऑप्शन नंबर 2 में। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आएगा? शब्दकोश में आने से पहले मतलब क्या होता है? इनको जमाना होता है, जैसे ABCD के रूप में, है ना। जैसे अब क्या करेंगे? डी तो सब में आ रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डी। इसके बाद क्या आ रहा है? आई आ रहा है ना, तो आई भी लिखेंगे। इसके बाद एस, एस भी सभी में आ रहा है तो एस लिखना है। फिर क्या आता है? एल, एल, एल आता है। पी के पहले तो एल आता है ना, तो एल, एल वाला लिखना है। एल वाला लिख दिया। फिर एल के बाद क्या है इसमें? एल, एल वाले तो ये तो दो तो क्रॉस हो ही गए,
ये दोनों बचे। एल में से क्या है यहाँ पर, आई और ओ। आई और ओ में से क्या आता है, पहले आई आता है, तो आई, तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, डिसलाइक। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद छोड़ देना है, पहले क्या आएगा, डिसलाइक। एक वस्तु 5,252 में खरीदी गई तथा 6,000 में बेची गई। वही प्रतिशत लाभ वाला क्वेश्चन है। इस पर लाभ हो रहा है ना, कितने रुपए का, 750 का। तो 750 कितना प्रतिशत है, 5,250 का, वो निकाल लेंगे यहाँ से। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 14.28%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। 27वां क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 70% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इसका सूत्र होता है ये, और ये सूत्र काम आता है, इसी सूत्र से ये सवाल होता है ना। तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है ना, उन दोनों को तो जोड़ देना। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। 80 होने के बाद उसमें प्लस क्या करना है तुम्हें, जो लंबाई में वृद्धि हुई है और चौड़ाई में वृद्धि हुई है उनको क्या करना है, गुणा करना। यहाँ तो हो गया 80, और इनको गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 700 बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इनको गुणा करेंगे ना, प्लस, यहाँ पर प्लस है तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87%। आंसर कितना आएगा, 87%। 28वां क्वेश्चन, सन 2011 में कमल का वेतन कितना था, 30,000 प्रति वर्ष। उसके वेतन में 5% की वृद्धि होती है ना, 5% की वृद्धि हो रही है। तो 30 का 5% की वृद्धि हो ना, 30 का 30,000, इसमें 5% बढ़ जाएगा। तो 30,000, चाहो तो बेसिक तरीके से कर लेना कि 30,000 का 5% निकाल लेना। पहले तो 30,000 का 5% निकालोगे, उसको ऐड कर देना, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये। तो 30,000 1,500, ये हो जाएगा 2012 में। 2012 में होने के बाद इसका फिर 5% निकाल लेना। तो 2013 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, कितनी आ जाएगी, 33,075 रुपये। इसके बाद इनकी गणना करनी है। गणना करने का मतलब इनको हल करना है। जैसे इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो गुणा हल करेंगे। ठीक है, इनको गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 6.6। गुणा करने के बाद ब्रैकेट वाला करेंगे तो इसमें प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसका डिवाइड करना है उसमें, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, डिवाइड किया तो आ जाएगा कितना, 5200। अगले वाले में क्या करना है, 156 के सभी गुणनखंडों का योग। तो इसके गुणनखंड करने हैं पहले तो, जितने गुणनखंड होते हैं वो लिखा है और उन सब का योग करना है। तो योग करने के बाद कितना आ जाएगा, 392। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 10,000 रुपये का 7.3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो PTR वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, PTR/100। यहाँ से मान रख दिया 10,000, 7.3 और 3 वर्ष रखने के बाद हल किया तो कितना आ गया, 21,000, 2,190। 2,190 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा है 240 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वही अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका ये रहा। इसके सभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तुम खुद करने की खुद कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद इसको सरल करना है। सरल कैसे करना है, पहले ब्रैकेट वाला हल करना। हल कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। जैसे ही एलसीएम लिया तो 45 आ गया, फिर 45 आ गया इधर भी। ठीक है, दोनों को हल किया और दोनों को डिवाइड का निशान है ना, डिवाइड वाले को उल्टा करेंगे। जो डिवाइड में आया ना यहाँ, ये डिवाइड में है, इसके बाद इस डिवाइड वाले को उल्टा कर देंगे तो किस में हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में। यहाँ से 45 से 45 कट जाएगा तो 32/28 कट के कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। 34वें क्वेश्चन में 5, 25 और 30 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब पहले तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना पहले तो, और फिर अनुपात में क्या रखना है, एचसीएफ। इनका पहले एलसीएम निकालना, फिर क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। दोनों का अनुपात जो आएगा वही आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30:1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 150, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5। जब 150:5 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 30:1 आ जाएगा। 35वां क्वेश्चन, कमल 20.52 में 36 केले खरीदता है। कितने केले खरीद रहा है, 36 केले। तो 110 केले खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, है ना। तो 20.52 में कितने केले खरीद रहा है, 36 केले।
इनटू कितना करेंगे 110 रुपये, मतलब यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू जो है ना वो कटने वाली वैल्यू होनी चाहिए, मतलब समान वैल्यू। यहाँ पर भी केले हैं 36 और यहाँ पर भी केले हैं 110, ये दोनों कटने वाली वैल्यू रखनी है यहाँ पर। जैसे इनको काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 62.7 आ जाएगा इसका सही आंसर। 36वां क्वेश्चन, कुछ वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, सभी वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक, कथन दे रखा है उसके तर्क संगत पूछा है। ठीक है, कथन तर्क संगत वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ऐसे तो, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है उनमें। तो इनसे क्या निकल रहा है, कुछ वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीता और सभी वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक हैं, है ना। इनसे क्या निकलेगा, कौन सा निष्कर्ष दिए गए निष्कर्ष कथनों के तर्क संगत है। इनके तर्क संगत कौन सा है वो पूछा है, सभी भौतिक विज्ञानी ने नोबेल पुरस्कार जीता, ये कह रहा है क्या, नहीं जीता, कुछ नहीं जीता है केवल, है ना, सभी ने नहीं जीता, तो ये गलत है। सभी वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, ये भी गलत है। कुछ भौतिक वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीता है, भौतिक वैज्ञानिक है ना, कुछ वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार जीता, ये था, और सभी भौतिक वैज्ञानिकों ने जीता, मतलब जो कुछ वैज्ञानिकों ने जीता है ना वो कुछ क्या थे, सारे के सारे भौतिक विज्ञानी थे, मतलब जो कुछ में आ रहे थे ना ये सब क्या थे, भौतिक वैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहा है, कुछ भौतिक वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार जीता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन का है कि 4 बहनें और उनमें से प्रत्येक का एक भाई है, 4 तो बहनें हैं और इन सब का क्या है, एक भाई है। ठीक है, परिवार में कितने बच्चे हैं ये पूछा है, तो बच्चे कितने हैं टोटल मिलाकर, 4 बहनें और एक भाई, कितना हो गया 5, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन क्या पूछा था कि 144 और 12, 144 से 12 कैसे बना, वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा वो भरना था। 144 का वर्गमूल होता है 12, होता है, ऐसे ही 225 का वर्गमूल भी होता है कितना, 15, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, जहाँ पर प्लस दिख रहा है ना वहाँ पर तो क्या करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर प्लस दिख रहा है वहाँ मल्टीप्लाई किया, और माइनस का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई का प्लस करना है और डिवाइड का माइनस करना है। ठीक है, ऐसे ही जब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 23, कितना आ जाएगा 23, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें विषम जोड़े का चुनाव करना है, जो इन सब में से अलग है ना वो अलग कौन सा है और कैसे है वो देखना। इनमें क्या हो रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 5 गुना है, इसका 5 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसका 5 गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा, इसका 5 गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, लेकिन इसका 5 गुना करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून को। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं संघनन, क्या कहते हैं, संघनन। और तरल को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तरल को ठोस में बदलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, संघनन। मतलब किसी अणुओं के दूर दूर से अणुओं को पास पास करना ही संघनन कहलाता है, ये समझ लेना है ना। तो अगर गैस से तरल में जा रहे हो तब भी तो गैस के अणु पास पास हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, संघनन। फिर तरल से भी फिर किस में जा रहे हो, ठोस में जा रहे हो, तो और पास पास हो रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो रहा है, संघनन। मतलब अणुओं को पास पास लाना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि की गई है, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सी संधि की गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये संधि 16 अक्टूबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ हुई थी, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में की गई थी, तथा जनवरी 1989 से लागू की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से लागू की गई, तो 1989 से। अगला प्रश्न है, बेंगलोर में एक ट्रैफिक सर्किल का नाम लिखित में से किस पर रखा गया है, किसके आधार पर रखा गया, तो वो देखना, किसके नाम के आधार पर रखा गया था, तो वो है अनिल कुंबले सर्किल। कौन सा, अनिल कुंबले सर्किल। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की है, तो वो है जबड़ा। कौन सी है, जबड़ा। इसका वजन कम होता है लेकिन ताकतवर ज़्यादा होती है। इस श्रृंखला में से जो लुप्त पद है ना वो ज्ञात करना है, यहाँ से ये वाला, ये कैसे बन रहा है वो देखना। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
47 में निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए इन्हें पुनः व्यवस्थित करें। इनसे एक सार्थक वाक्य बनाना है। पहले तो इस साइड पे जो दे रखे हैं ना, ये इनसे एक सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने के बाद इधर वाले कैसे जमेंगे वो बताना है, ठीक है। तो सेंटेंस जमाने के बाद इधर वाले जमेंगे QSPR में, QSPR में, ठीक है। ये 3 और ये 4 नंबर पर सेंटेंस बन जाएगा और फिर आगे वाले कैसे जम जाएंगे, QSPR में। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। फिर निश्चित करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए कथनों के तर्क संगत है। कथन और तर्क संगत वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो देखना है कैसे हो रहा है। सभी जड़ें फल है। सभी जो जड़ें हैं ना वो क्या है, फल है। सभी फल सब्जियां हैं। सभी फल सब्जियां हैं, ठीक है। कुछ सब्जियां जड़ें हैं, कुछ सब्जियां जड़ें हैं, ऐसे कहा है क्या, कुछ सब्जियां जड़ें हैं। हाँ, कुछ सब्जियां जड़ें हैं, सारी सब्जियां जड़ें हैं वो तो है ना, तो पहला सही हो जाएगा। कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है क्या, नहीं, कुछ सब्जियां फल नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दूसरा गलत हो जाएगा ना। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। इसमें दोनों आ रहे हैं ना, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्क संगत होंगे। अगला क्या पूछा, यदि 72 - 4, 72 से 4 या 46 है, 72 से 46 ऐसे बन रहा है, और 68 से 53 ऐसे बन रहा है, और 87 से 45 किसके बराबर होगा, ऐसे पूछा है। अब देखना, 72 से 46 कैसे बना, 72 से 46 है ना, जो कैसे बन गया 74 26 में, 68 53 कैसे बन गया 65 83 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले वाला है ना वो तो पहले आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाला है वो तीसरे नंबर पर चल गया, और जो तीसरे नंबर पर है वो दूसरे पर आ गया, और चौथे वाला चौथे पर है। इसी प्रकार इस वाले में करना है, 87 वाले में, 87 वाले में भी ऐसे ही करोगे ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का पता लगाएं। अगले पद का पता लगाने पर यहाँ पर पता लगाना है। अब ये कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 करने पर, फिर मल्टीप्लाई 4 करने पर, फिर मल्टीप्लाई 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1024 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान क्या प्रदान करता है, भारत का संविधान क्या प्रदान करता है, सरकार की एक स्तरीय प्रणाली केवल केंद्र सरकार, 3 स्तरीय प्रणाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत समिति। इनमें से क्या प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर, सरकार की 4 स्तरीय प्रणाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और केंद्र शासित प्रदेश। तो इनमें से क्या होता है ना, त्रिस्तरीय प्रणाली चलती है अपने यहाँ पर, कितनी त्रिस्तरीय, कौन कौन सी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत, है ना, त्रिस्तरीय प्रणाली। तो वो किस में था, ऑप्शन नंबर 2 में, तो वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है ना। सही का मतलब गौतम बुद्ध इस्लाम धर्म से थे क्या, नहीं थे। ऋषभनाथ जी जैन धर्म से हैं, बिल्कुल सही है। ऋषभनाथ जी जैन धर्म से थे ना, तो इनमें से देखना, जो गौतम बुद्ध का धर्म प्रवर्तक थे, पैगम्बर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के थे, तथा गुरु नानक देव किस धर्म के थे, सिख धर्म के। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग किसके सीईओ हैं, तो ये सबको पता होगा लगभग, फेसबुक के सीईओ। किसके सीईओ हैं, फेसबुक के सीईओ। नासा को लाल ग्रह में तरल पानी का सबूत मिला। हम यह अपने सौरमंडल से किस ग्रह की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार, एक क्वेश्चन आता ही आता है नोबेल शांति पुरस्कार का, तो वो कौन थी, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृषि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कृषि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा किसका अध्ययन किया जाता है, वो भूमि की उत्पादकता का, किसका, भूमि की उत्पादकता का। आरुषि जो हत्याकांड मामला हुआ था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरुषि हत्याकांड के मामले में बनी तलवार फिल्म का प्रीमियम टोरंटो फिल्म समारोह किया गया था, इसके निर्देशक कौन थे, वो पूछा है। इसके निर्देशक कौन थे, तो वो थे मेघना गुलजार। जो आरुषि की मूवी बनी थी ना तलवार, इस मूवी के निर्देशक पूछा गया है, तो वो कौन है, मेघना गुलजार है। भारत के 2 महाकाव्य कौन से, महाकाव्य पूछा है, तो रामायण और महाभारत, ये सभी को पता होगा, रामायण और महाभारत। 59वां क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से विषम को चुनिए। जो विषम है वो चुनना है बस। तो विषम कौन सा है, माउस, मॉनिटर, स्कैनर और कीबोर्ड, इनमें से विषम कौन सा है, तो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं, ठीक है, माउस, स्कैनर तथा कीबोर्ड,
ये जो होती है ना, ये इनपुट डिवाइस होती है, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड। जबकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। माउस भी इनपुट करता है, स्कैनर भी इनपुट करता है, कीबोर्ड भी इनपुट करता है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट करता है। तो इसलिए ये विषम हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर 2 मॉनिटर विषम हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, भारत चीन का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? भारत चीन का विश्व युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? वापस वही रिक्त स्थान वाला चिन्ह है, वही ढूंढना है तुम्हें। इसमें कैसे क्या हो रहा है, इसमें देखो 5 से 7 कैसे बना, 2 प्लस करने पर, फिर 2 प्लस करने पर कितना बना? 9। ऐसे ही 2 प्लस करने पर 12 से 14 बना, तो 2 प्लस करने पर ही क्या बनेगा? 14 से 16 बन जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 16 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि 3 + 4 = 12 है, 3 + 4 = 12 है, 5 + 7 = 35 है, तो 7 + 6 किसके बराबर होगा? ये प्लस है ना, ये प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये समझना है। तो 3 × 4 किया तो 12 हो गया, 5 × 7 किया तो 35 हो गया, तो 7 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 42 हो जाएगा। ठीक है। 63वां क्वेश्चन क्या पूछा? शुभेंदु 25 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 25 मीटर चल रहा है। शुभेंदु कहाँ चल रहा है? 25 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, ये चला यहाँ से। फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर इतना ही कहाँ चलेगा? इधर चलेगा। फिर वहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़कर 15 मीटर चल रहा है, फिर 15 मीटर चला। इसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से 20 मीटर चलेगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा यहाँ से। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? थोड़ा सा आगे निकला था ना, 15 मीटर, तो यही सही। 15 से कितना आगे निकला? 20 में 5 मीटर है ना, तो 5 मीटर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर हो जाएगा। वापस वही कोड वाला क्वेश्चन है, किसी भाषा में कोडिंग को ऐसे लिखा जाता है, तो नंबर को कैसे लिखेंगे? देखना, सी से क्या बना? बी, तो -1 हुआ ना, कम हो रहा है। ऐसे ही ओ से एन भी कम हो रहा है, डी से सी भी कम हो रहा है, आई से एच भी कम हो रहा है। कम हो रहे हैं ना, एक एक कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही नंबर को कम करेंगे ना, तो एन का कम क्या हो जाएगा? एन से कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम। और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक ही देखना है बस। ठीक है, जिसमें आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 65 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65 फिर वैसा ही दिया गया है, निष्कर्ष दे रखा है और उसके कथन तर्क संगत वाला पूछा है ना। तो वापस वही क्वेश्चन देखना, सभी पक्षी जानवर हैं, ऐसा कहा है। सभी जानवर प्रजातियां हैं, कुछ प्रजातियां पक्षी है और कुछ प्रजातियां जानवर है। ठीक है, तो कुछ पक्षी क्या थे? जानवर। सभी पक्षी तो क्या थे? जानवर थे। और जानवर क्या है? प्रजातियां। तो इसमें क्या हो रहा है? केवल 1 और 2 ही तर्क संगत है, ऐसा हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? और वो देखना, कुछ प्रजातियां पक्षी है, कुछ प्रजातियां जो है वो पक्षी है ना, है ही सही। ठीक है। और कुछ प्रजातियां जानवर है, कुछ प्रजातियां जानवर भी है, दोनों सही है। तो दोनों सही किसमें है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का शिलांग में निधन हो गया? किसका निधन हो गया? वो थे पूर्व राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम हुआ था। और इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? हृदय घात की वजह से, हार्ट अटैक आया था इनको, है ना। सार्क का पूरा नाम सोशल एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में भारतीय संविधान के वास्तुकार की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मरणीय डाक टिकट जारी किया है, अभी अभी, है ना। डाक टिकट जारी किया, तो वो कौन थे? वो कौन थे वो देखा। तो वो डाक टिकट किन के ऊपर जारी किया गया? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल घर के बाहर खेल नहीं है, घर के बाहर खेला जाने वाला खेल नहीं है ना। तो स्क्वैश, स्क्वैश कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन लॉन टेनिस घर के बाहर खेलते हैं, हैंडबॉल भी घर के बाहर, क्रिकेट भी खेल घर के बाहर। तो स्क्वैश कहाँ खेल सकते हैं? घर के अंदर भी खेल सकते हैं। ठीक है। CBI का पूरा नाम, CBI का पूरा नाम पूछा है यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन में, CBI का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद एनी बेसेंट कौन थी? वो पूछा है, एनी बेसेंट कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। इसके बाद 72 क्वेश्चन, CAB बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, है ना, के अध्यक्ष के रूप में जगमोहन डालमिया का स्थान किसने प्राप्त किया? इनकी जगह पर कौन हो गया है अभी वर्तमान में? तो वो कौन है? सौरभ
गांगुली। ठीक है। कौन सी ऑन डिमांड इंटरनेट स्ट्रीमिंग मीडिया ने हाल ही में भारत में प्रवेश किया? किसने हाल ही में भारत में प्रवेश किया? तो वो कौन है, वो क्या है? नेटफ्लिक्स। याहू, गूगल और जावा तो है ही सही, इसके साथ अब क्या आ गया है? नेटफ्लिक्स भी आ चुका है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन 2019 में हमारे राष्ट्र के पिता की 150वीं जयंती पर समापन होगा। ये तिथि कौन सी है? कौन सी तिथि को होगा? तो वो है 2 अक्टूबर को, है ना। हमारे राष्ट्र के पिता, पहली बात तो यहाँ पर ही इसका आंसर दे रखा है, राष्ट्र के पिता। राष्ट्र के पिता किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी की जन्म की तिथि क्या है? 2 अक्टूबर। तो वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2 अक्टूबर निकल के आ जाएगा। इसके बाद 75वां क्वेश्चन का है कि निम्न में से केंद्रीय सरकार के द्वारा मुद्रा नोट जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन मुद्रा नोट जारी करता है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, है ना। आरबीआई ही मुद्रा नोट जारी करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का है कि दुनिया का पहला सफल खोपड़ी प्रत्यारोपण किस पर किया गया? तो वो किस पर किया गया था? जेम्स पॉयसन पर। किस पर किया गया? जेम्स पॉयसन पर। भारत की राजधानी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है यमुना नदी के किनारे पर। जो दिल्ली बसा हुआ है ना, दिल्ली, वो दिल्ली कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस नदी के किनारे पर है? तो यमुना नदी के किनारे पर। 78वां क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी फसलों की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है? तो वो किस में होती है? गन्ने में। गन्ने में पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है इनमें से। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन गया? तो वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। इसके बाद 80 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तेरा के शब्द से जुड़ा हुआ है? तो जो तेरा के शब्द से जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो बटरफ्लाई, स्ट्रोक, वाटर पोलो ये सब इससे जुड़े हैं तेरा के शब्द से। लेकिन पाल, नौकायन, सेलिंग ये किससे जुड़ा है? ये तेरा के शब्द से नहीं जुड़ा है। इसके बाद 81 क्वेश्चन पूछा है कि एक्स वाई जेड त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। इन भुजाओं के जो मध्य बिंदु है ना, एक्स वाई जेड, इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप 32 है तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप पूछा है। तो ये जो अंदर वाला त्रिभुज होता है ना, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का 2 गुना परिमाप होता है इस बाहर वाले त्रिभुज का। जैसे ही इसका 2 गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 64 आ जाएगा। 3, 7, 15 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। वही 3, 7, 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तीनों का अलग अलग ज्ञात करोगे तुम, 3, 7 और 15। तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा वह तुम्हारा एचसीएफ होता है। तो कितना आएगा वो एचसीएफ? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 क्या है? अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 2 अगर अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। 83, एक आयत का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यदि इसका विकर्ण 15 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई पूछिए। आयत की चौड़ाई कैसे निकालेंगे वो देखना। इसके लिए क्या करेंगे? दोनों भुजाओं का योग करेंगे पहले तो। ए और बी दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है? 42 सेंटीमीटर। और उसका विकर्ण दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर हो। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई मान ली अपन ने कितनी? ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी मान ली। ए और बी मानने के बाद दो भुजाएं हैं इसलिए बटे क्या कर दिया? 2 कर दिया। अब इन दोनों का क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का क्या किया? वर्ग किया। वर्ग करने के बाद यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 225। और ए प्लस बी बराबर कितना है? 21। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना बन जाएगा? ये 225 बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले के आधार पर ये क्या बन जाएगा? 225 बन जाएगा। 2ab किसके बराबर हो जाएगा? ये 2ab यहाँ पर मान रखेंगे, इसका इसका मान रखा है यहाँ पर। और ये 2ab इधर चल गया और 225 इधर आ गया। तो इसका मान रखा कितना? 21। ए प्लस बी का मान 21 रख दिया। और 21 का स्क्वायर कितना करेंगे? 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करना दोस्तों, 121 नहीं, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। जब ये माइनस करेंगे यहाँ से, माइनस करने के बाद फिर बटे 2 किया ना, तो बटे 2 करने के बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा? ए बी का आंसर आ जाएगा कितना? 108। ए बी का आंसर 108 आ रहा है। तो वहाँ से फिर क्या करना है तुम्हें? एक ए का आंसर निकल जाएगा। ए का आंसर अब समीकरण 1 से रखना है तुम्हें। जब इसे हल करोगे तो वहाँ से तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? बी बराबर 12 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 9। और उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी?
12। दी गई संख्या श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है वो बताना है इसमें। तो कौन सा विकल्प सही है तो वो देखना, यहाँ से ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये बड़े वाला चेक करना है तुम्हें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम 184 किलोग्राम को अनुपात 2:3:3 में विभाजित करें तो संबंधित मात्राएं किलोग्राम में होगी। कैसे करेंगे? कुल कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो 184 बटे कितना हो जाएगा? 8। फिर इसमें से अनुपात निकालते जाना। पहले यहाँ 2 रख दिया, फिर यहाँ पर 3 रख देना, और वहाँ से जो निकालोगे वो तुम्हारा आ जाएगा 16, 69, 69, है ना। 86वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार GDP के आधार पर वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है दुनिया में? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है यूनिक्स। यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है यूनिक्स। बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली? तो वो मिली है 1971 में। कब मिली थी बांग्लादेश को स्वतंत्रता? 1971 में। असम की राजधानी, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये सभी को पता होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक होते हैं बिल्कुल। असम की राजधानी दिसपुर। किस खेल में गेंद फेंकने के विशेष प्रकार को योकर कहते हैं? योकर गेंद किस में फेंकी जाती है? सभी को पता होगा, क्रिकेट में। कनिष्क शुभ्रा का परिचय अपने पिता की पत्नी की इकलौती बहन के रूप में करवाता है। क्या कहता है कि शुभ्रा जो है ना, शुभ्रा ये क्या है? अपने पिता की पत्नी। इसके यहाँ पर है कोई कनिष्क, इसके पिता होंगे, इनकी क्या है? पत्नी। एक पत्नी है इनकी, इकलौती बहन इस पत्नी की जो क्या है? बहन है। बहन है। कनिष्क और शुभ्रा किस प्रकार से है? तो ये पत्नी की बहन है ना, इसका मतलब इसके पापा हैं। इसके पापा की वाइफ क्या हो जाएगी? इसकी मम्मी हो जाएगी। और मम्मी की बहन क्या कहलाती है? मौसी कहलाती है। तो ये मौसी और भांजा का रिलेशन हो जाएगा इसमें। इसके बाद 92, क्वेश्चन नंबर 92। उस सही जोड़े का चुनाव करे जो नीचे दिए गए जोड़े में दर्शाए गए संबंध में समान दर्शाता है ना। किसान किससे संबंधित है? ट्रैक्टर से। किसान क्या चलाता है? ट्रैक्टर चलाता है। तो खाती खाती क्या चलाता है? छेनी चलाता है ना। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। विकास ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। क्या कहता है? दादा की है ना, दादा की इकलौती पुत्री है, उसकी पुत्री है। तो विकास उससे, इसका दादा कौन हो जाएगा? दादा कौन हो जाएगा इसका? दादा हो जाएगा पिता का पिता। एक पिता होगा और उसका भी क्या होगा? पिता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा चचेरी बहन, है ना। चचेरी बहन या मौसेरी बहन। तो ये क्या हो जाएगा? चचेरी बहन। रिक्त स्थानों पर सही चिन्हों को सेट करें। ये समीकरण देखना, और इसमें जो चिन्ह सही, मतलब जिन चिन्हों को रखने पर 21 आ जाए ना, वो चिन्ह इसमें से ढूंढने हैं। तो वो चिन्ह कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 वाले। ये रख के देखना, ठीक है। कुमार अपने मित्र से श्रेया का परिचय करवाते हुए कहता है कि यह मेरे पिता के एक अन्य पोते की पत्नी है ना। तो श्रेया कुमार से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसके भाई की पत्नी हो जाएगी। इसे हल करोगे तो उसके भाई की पत्नी हो जाएगी। इसके बाद 96 में क्या कहा है? किन निम्नलिखित में से किन राज्यों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान से भी गुजरती है, गुजरात से भी और त्रिपुरा से भी। किससे नहीं गुजरती है ये पूछा है ना, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। हम्पी के कंडर किस राज्य में है? हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद भारत भारत में लेखिका तस्लीमा नसरीन की शरण की अवधि बढ़ा दी गई है। वो किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में थी वो? बंगाली भाषा में। इसके बाद 99 क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय पार्क जो हमारे देश में सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, वो कौन सा है? तो वो है उधर कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा, है ना, सुंदरबन का बाघ। तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, तथा अरुणाचल प्रदेश में इससे कम है ना किलोमीटर वन क्षेत्र है। तो दोस्तों ये थी 2016 में आए हुए क्वेश्चन, जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम 2021 या आने वाले आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इस एग्ज़ाम के सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर और चैनल सब्सक्राइब कर देख सकते हो।